हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक अच्छी सी कहानी, तकदीर का जादू। क्या आपका तकदीर पर यकीन रखते हैं? जी, मैं तो पूरी तरह से रखती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ। एक बादशाह था, उसकी 6 बेटियाँ थीं और मलका का देहांत हो गया था। बादशाह दिमाग से थोड़ा खिसका हुआ था। वो हमेशा बस ये समझता था, मैं जिसको खिला रहा हूँ, दे रहा हूँ, ले रहा हूँ, वो मैं दे रहा हूँ, उसे कोई नहीं दे सकता, मैं दे रहा हूँ बस। अपनी बेटियों के साथ जब भी वो डाइनिंग टेबल पर बैठता, उनसे एक ही बात पूछता, तुम किसके नसीब का खाते हो? बचपन से बादशाह ने अपनी बेटियों को यही बताया था कि तुम्हें जो खिलाता हूँ मैं खिलाता हूँ, जो देता हूँ मैं देता हूँ। तो सब बेटियाँ यही बात जानती थी कि अब्बा हुज़ूर क्या सुनना चाहते हैं। तो जब भी वो उनसे ये सवाल करता, वो सब के सभी एक ही जवाब देती कि हम आपका दिया खाते हैं, आपका दिया पहनते हैं। बादशाह खुश हो जाता था, मगर उसका मूड भी ख़राब हो जाता था, क्योंकि जो सबसे छोटी बेटी थी, सबसे छोटी शहज़ादी, वो कहती थी कि मैं अपने तकदीर का खाती हूँ, जो मेरी तकदीर में लिखा है वो मुझे मिलता है। इस पर बादशाह को गुस्सा आता था। हालांकि वो उसकी सगी औलाद थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो थोड़ा दिमाग से खिसका हुआ बादशाह था। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और शहज़ादियाँ बड़ी हो जाती हैं। बादशाह उनके लिए शादी के लिए परेशान होता है। बादशाह डाइनिंग टेबल पर उनको बताता है खाना खाते हुए कि मैं तुम लोगों के लिए एक अच्छे अच्छे शहज़ादे ढूंढ रहा हूँ, और ये याद रखना कि अगर तुम लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, अच्छाइयाँ आएंगी, सुकून आएगा, अच्छे शौहर पति आएंगे, तो वो मेरी वजह से आएंगे, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तभी सब बेटियाँ यही कहती हैं, जी अब्बा हज़ूर आप ठीक कह रहे हैं। मगर छोटी बेटी कहती है, नहीं, मुझे वो मिलेगा जो मेरी तकदीर में लिखा होगा, और मैं जो पाऊंगी वो मेरी किस्मत होगी। आप नहीं दे सकते मुझे, क्योंकि किसी को देने की औकात आज इंसान की नहीं है। अब्बा हज़ूर जब बेटी की ये बात सुनते हैं तो गुस्से से आग बगोला हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगर आज ये बात तुमने बोली है ना, तो अब मैं तुम्हारे लिए कोई शहज़ादा नहीं ढूंढूंगा। मैं तुम्हारी शादी ऐसी जगह करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। सब की सब बेटियां खौफज़दा हो जाती हैं अब्बा हुज़ूर के ग़ेज़ो ग़ज़ब से। मगर छोटी डर तो जाती है, मगर उसे यकीन था कि उसकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। न जाने क्यों उसके दिमाग में हर वक्त यही बात रहती थी। बाकी सब बेटियां तो वही कहती थी जो अब्बा हुज़ूर बोलते थे, लेकिन वो अपने अब्बा हुज़ूर की बात का हमेशा उल्ट जवाब ही देती थी, हालांकि जवाब ठीक ही होता था। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और बादशाह शहज़ादों के रिश्ते मंगवाना शुरू करता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी 5 बेटियों की अच्छी जगह रिश्ते हो जाते हैं। शर्त यही थी कि सबकी शादी एक साथ ही होगी। अब सारी बेटियां बहनें मिलकर अपनी बहन को समझाती हैं। छोटी बहन जो कहती हैं, अब्बा हज़ूर से माफ़ी मांग लो और जो तुमने कहा है उसको उलट कर दो, तो तुम भी बच जाओगी, वरना न जाने कहाँ तुम्हारी शादी होगी। हम सबके रिश्ते हो गए हैं, मगर तुम्हारे लिए तो अभी तक तलाश जारी है। न जाने ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं, हम डर रहे हैं कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तभी छोटी शहज़ादी हंसने लगती है, कहती है, आप सबने मेरा इतना ख्याल किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आप परेशान नहीं हो दीदियों, मेरे साथ जो होगा, मेरी किस्मत में वही लिखा है जो मेरे साथ होने वाला है। तो मेरी किस्मत कोई नहीं बदल सकता, आप लोग भी नहीं और मैं भी नहीं। जो है मेरे लिए वो ही मुझे मिलेगा। अब सब के सब वहाँ से चली जाती हैं। बादशाह ने अपने सिपाहियों को बहुत टाइम से एक ऐसा इंसान ढूंढने के लिए लगाया हुआ था जो कमा भी ना सकता हो, जो गरीब हो, जो बीमार हो, जो मस्कीन हो, तो जो भी हो ऐसा लेकर आओ जो बस कुछ ना कर सकता हो। वो उसका दिमाग इस तरह से ख़राब हुआ था बादशाह का, कि वो बेटी के साथ दुश्मन बना हुआ था। उसे गुस्सा आता रहता था हर वक्त छोटी बेटी पर। सिपाही इतने गरीब गरीब लोगों के रिश्ते लेकर आए, कभी लकड़हारा, तो कभी मछेरा, तो कभी किसान, कभी ये कभी वो, लेकिन बादशाह बोलता था इससे भी कमतर ही चाहिए, इससे भी कमतर ही चाहिए। सिपाही भी इस बात पर हैरान थे कि आखिर छोटी बेटी पर इतना गुस्सा क्यों। फिर वो कहते हैं, जैसा रिश्ता बादशाह हुजूर बोल रहे हैं वैसा रिश्ता हमें इन गाँव में से नहीं मिलेगा, हमें जंगल में जाना होगा, पहाड़ों पर जाना होगा। वहीं कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसके पास ना काम होगा, ना घर होगा, और ना कोई रोज सेहत होगी। फिर ऐसा ही होता है, सिपाही जंगलों में और पहाड़ों पर तलाश शुरू कर देते हैं, और बिल आखिर चंद हफ्तों बाद उनकी ये तलाश ख़त्म होती है। उन्हें एक ऐसा नौजवान मिलता है जो बुरी तरह से बीमार था और एक नदी किनारे पड़ा हुआ था, हिल भी नहीं पा रहा था और करहाने में लगा हुआ था।
सिपाही उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि आपको क्या हुआ है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो सिपाहियों से कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है, न जाने क्या हुआ है। सिपाही उससे पूछते हैं कि आपका परिवार कहाँ है। तो वो जवाब देता है कि मेरा कोई परिवार नहीं, बस मैं हूँ और ये नदी है और ये जंगल है। तो वो उसको उठाकर बादशाह के पास ले आते हैं। बादशाह वो कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मेरा आखिरी वक्त है। बादशाह जब उसकी कंडीशन देखता है तो खुश हो जाता है और छोटी बेटी को बुला के बोलता है अगर तुमने अपनी गलती की माफ़ी नहीं मांगी तो तुम्हारी शादी मैं इससे कर दूंगा। शहज़ादी कहती है मैंने अब्बा हुज़ूर गुस्ताखी माफ़, मगर जो कहा सच कहा। आप मेरी शादी इनसे करना चाहते हैं तो मैं अपना नसीब मानकर इनके साथ चली जाऊंगी। तो बादशाह उसी वक्त उनका रिश्ता कर देता है और फिर एक हफ्ते बाद 6 की 6 बेटियों की शादी एक साथ होती है। 6 बेटों में से 5 बेटियों के लिए शहज़ादे आते हैं और छठी की शादी इस बीमार इंसान से हो जाती है। उसके बाद शहज़ादी और उस बीमार इंसान को उठाकर वापस वहीं छोड़ दिया जाता है जहाँ से उसको लेकर आए थे, नदी के पास। अब शहज़ादी वहाँ बैठे हुए रो रही थी। वो क्या सोच रही थी, आखिर मैंने अब्बा हुज़ूर से ऐसा क्या गलत कह दिया था जो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, ये मेरे नसीब में ही लिखा था। वो अपने आप को यही बोल रही थी। तभी वो उस नौजवान से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। हर किसी का परिवार होता है, तुम्हारा परिवार कहाँ है। तो वो कहता है कि मेरा कोई परिवार नहीं, मैं मरने वाला हूँ। उसने कहा आखिर आपको ऐसा क्या हुआ है, आप मुझे बताएं। तो वो कहता है मैं खुद नहीं जानता मुझे क्या हुआ है, बस मेरा दिल चाहता है मैं मट्टी खाऊं और मैं यहाँ पर मट्टी ही चाटता रहता हूँ। तो शहज़ादी परेशान हो जाती है। वो सोचती है तबीब दादा के साथ बैठकर मैं हमेशा दवाइयाँ देखती रहती थी, तो मैं ऐसा करती हूँ कोई जड़ी बूटी बनाती हूँ, इनका दिल कुछ अच्छा खाने के लिए करे, ऐसा कुछ करती हूँ। तो फिर बस मट्टी से आज जान छूट जाए, मट्टी खाना छोड़ देंगे तो बहुत सारी चीज़ों में अफाका हो जाएगा। और फिर ये सोचकर वो उसका इलाज शुरू करती है। जंगल में तो होती है जड़ी बूटियाँ, उसे पता थी। वो ढूंढ कर लाती है और उसकी दवाई बना के उसे ज़बरदस्ती दवाई पिलाती है। 1 या 2 दिन गुजरते हैं तो उसमें फ़ायदा नज़र आता है। अब वो उसे भूख लग रही होती है। अब वो खाना मांगता है, कहता है मुझे भूख लगी है। तो शहज़ादी उसे बोलती है कि अब आप मट्टी नहीं खाएंगे। वो कहता है नहीं, मुझे मट्टी नहीं खानी, मुझे कोई अच्छा सा फ्रूट खाना है। शहज़ादी ये सुनकर खुश हो जाती है और फिर वो उसके लिए दरख्त से फल तोड़ कर ले आती है। जंगल में बहुत सा फ्रूट लगा हुआ था। आसे पासे पानी की नदी भी बराबर में ही बह रही थी। वैसे तो जगह अच्छी थी, माकूल थी। वो ये देखकर खुश होती है कि ये मेरा नसीब है जो मुझे ऊपर वाले ने अता किया है कि जंगल में भी मेरे पास सुकून है और सुख है। खाने के लिए फ्रूट है और पीने के लिए पानी और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुझे आरामदेह कमरे की ज़रूरत भी नहीं। इस तरह से उसको फ्रूट खिलाती है, खुद भी फ्रूट खाती है और फिर देखते ही देखते चंद दिनों के इलाज से वो बैठ के चलने फिरने लगता है और फिर शहज़ादी के साथ हंसने बोलने भी लगता है। फिर शहज़ादी उससे पूछती है आप फिर कौन है। तो वो बताता है मैं मुल्क शाम का शहज़ादा हूँ, पर जाने मुझे क्या हो गया था तो मेरी ऐसी हालत हो गई। मेरे अब्बा हजूर ने मेरा बहुत इलाज करवाया मगर मैं ठीक नहीं हुआ। वो लोग परेशान थे मेरी वजह से, मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए उनके लिए एक संदेशा छोड़कर मैं यहाँ चला आया ताकि वो मुझे तलाश नहीं करें। मुल्क बदर हो गया और यहाँ अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। आप मेरी ज़िंदगी बनकर आई हैं, है ना, चलें मेरे साथ, मेरे मुल्क चलें। वो हैरान हो जाती है कि वो बीमार, एक मरने वाला मरगिल्ला इंसान एक शहज़ादा है और फिर वो उसके साथ शहज़ादा सलीम के साथ चलती चलती उनके मुल्क आ जाती है। तो कुछ ही दिनों में वो मुल्क शाम पहुँच जाते हैं और वहाँ पर धूमधाम से उनका इस्तकबाल होता है। शहज़ादे को सही सलामत देखकर बादशाह मलका बहुत खुश हो जाते हैं और फिर शहज़ादा सलीम से पूछते हैं कि ये कौन है। तो वो बताता है ये आपकी बहू है और फिर सारी रवा दास्तान उन्हें सुना देता है। वो दोनों कहती हैं कि बेटा आप सच कहती हो कि तकदीर का लिखा बदल नहीं सकता, हमें जो मिलता है हमारे नसीब से ही मिलता है। देखा, आपके अब्बा हुज़ूर ने भले आपके लिए पत्थर ढूंढा लेकिन वो तो हीरा ही निकला, मेरा बेटा शहज़ादा सलीम। और शहज़ादी खुश हो जाती है और फिर वो लोग वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी शहज़ादी अपने बादशाह हजूर ये सोच रहे थे कि अब तो शहज़ादी का दिमाग ठिकाने आ गया होगा, वो मुझसे माफ़ी मांगेगी। तभी वो सिपाहियों के साथ कुछ हफ्ते बाद वहाँ का चक्कर लगाता है मगर वहाँ कोई भी नहीं होता। ना नदी के पास शहज़ादी होती है और ना ही वो लड़का।
तभी सिपाही कहते हैं, लगता है कि शहज़ादा वो लड़का तो मर गया होगा और शहज़ादी को भी कोई जानवर खा गया होगा। आपने उनके साथ ये क्यों किया बादशाह हज़ूर? बादशाह हज़ूर सिपाही से कहते हैं, तुम सवाल करने का हक़ नहीं रखते। उसके साथ जो हुआ वो उसका नसीब था, क्योंकि वो ऐसा ही कहती थी। और फिर वो महल वापस आ जाता है। तभी मुल्क शाम से संदेशा आता है कि बादशाह को दावत के लिए बुलाया गया है। बादशाह बहुत हैरान होता है कि हम पड़ोसी हैं, मगर कभी मुल्क शाम से मुझे बुलावा नहीं आया। फिर अब मुझे क्यों दावत पे बुलाया है? ज़रूरी मज़ाकरात करने हैं, ये कहकर बुलाया जाता है। बादशाह मुल्क शाम पहुंचता है और खाने के लिए उसे बुलाया जाता है। जब खाने का दस्तरखान लगता है तो वहाँ पर शहज़ादा और तमाम उन मेहमान, बादशाह, मलका, वज़ीर वगैरह मौजूद होते हैं। बादशाह जब लड़के को देखता है, शहज़ादे को, तो देखता ही रह जाता है। बोलता है, बेटा, ऐसा लगता है जैसा मैंने आपको कहीं देखा है। आप कौन हैं? मैं शायद आपको देखा है। आपने मुझे देखा है पहले कभी? तो शहज़ादा कहता है, जी जी अब्बा हज़ूर, मैंने आपको देखा है। ससुर हज़ूर, मैंने आपको देखा है। तो बादशाह हैरान हो जाता है, ससुर मतलब? तो कहता है, मैं वही हूँ जिससे आपने बीमार मरगिल्ला समझकर अपनी बेटी की शादी कर दी थी। मैं आपका दामाद हूँ। बादशाह ये सुनकर दंग रह जाता है। तभी शहज़ादी भी आ जाती है और अपने अब्बा हज़ूर से कहती है, अब्बा हज़ूर, गुस्ताखी माफ़, मगर देखें ये मेरा नसीब है। आपने मेरे लिए एक पत्थर चुना था, मगर वो मेरे लिए हीरा निकला। अब आप क्या कहते हैं कि वाकई में आप हमें देते हैं? आपने मुझे क्या दिया, मगर मुझे मिला क्या? बादशाह ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता है। तमाम लोग ये सुनकर खुश हो जाते हैं कि बादशाह अपनी बात पर गलत साबित हुआ और आज वो सही से सुधर जाएगा। बादशाह अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है। तो शहज़ादी कहती है, अब्बा हज़ूर, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको माफ़ कर चुकी हूँ। लेकिन आप ये बात जान लें कि अगर महल में हैं, बादशाह हैं, तो वो आपकी करामत नहीं बल्कि आप पर दया की गई है, जो आपको ये दर्जा मिला है। अगर आप किसी के काम आ जाते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, तो ये आप पुण्य कमाते हैं, मगर आपकी सोच ने आपके पुण्यों को भी ज़ाया कर दिया है। बादशाह वहाँ से शर्मिंदा होता है और फिर अपनी बेटी से माफ़ी मांगकर, शहज़ादे से माफ़ी मांगकर खाना खाने के बाद वहाँ से रवाना होता है। अब उसकी सोच भी बदल गई थी और उसका दिल भी बदल गया था और फिर वो अपने महल वापस आ जाता है। तो आपने देखा कि हम जो खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, हमें जो भी मिलता है वो हमारी तकदीर की वजह से मिलता है। इसमें किसी का अमल दखल नहीं होता। तो इसलिए कि हर किसी को भी गलत हो जाए तो कभी किसी को इल्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, और अच्छा हो जाए तो भी खुश हों और गलत हो जाए तो भी नसीब मानकर सब्र कर लें। तो आपको मेरी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप मेरी कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी। धन्यवाद।